अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कल 26 नवंबर है और इमरान खान ने कल सरप्राइज़ देने का ऐलान किया हुआ है। मुल्क भर से काफ़िले पिंडी के लिए निकल पड़े हैं और इमरान खान वज़ीराबाद में ज़ख्मी होने के बाद कल पहली बार अवाम में जा रहे हैं, मगर इस्लामाबाद इंतज़ामिया जो है वो उन्हें वेलकम करने को तैयार नहीं है और बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। इंतज़ामिया की परेशानी क्या है, वज़ीर दाखिला ने आज ये बताई। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंकशाफ किया है कि खुफिया एजेंसीज़ की रिपोर्ट आई है कि दहशतगर्दी से इमरान खान की जान को ख़तरा है, लिहाजा कल का जो आपका इज्तिमा है इसको आप कैंसिल कर दें। जहाँ वज़ीर दाखिला ने इमरान खान को लॉन्ग मार्च शुरू न करने का मशवरा दिया, इस इज्तिमा को कैंसिल करने का मशवरा दिया, वहीं कौम को भी इस मार्च से दूर रहने की राना साहब ने आज हिदायत की। क्या कहा राना साहब ने, ज़रा देखिए। इमरान खान साहब, ये अब बेमकसद इज्तिमा जो है इसे आप मुलतवी कर दें, क्योंकि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रेड अलर्ट के तौर पे इस इज्तिमा के मुतल्लक हुकूमत को आगाह किया है। कोई भी दहशतगर्द तंजीम या दहशतगर्द जो है वो फ़ायदा उठा सकता है, आपको भी ख़तरा लाहक है। मेरी तमाम मुहब्बे वतन शहरियों, बल्कि जो लोग PTI को सपोर्ट करते हैं, मेरी उनसे भी अपील है कि आप सपोर्ट करें इनको, लेकिन इस शैतानी अमल में और इस फितने और फसाद के अमल में आप इनका साथ ना दें। अब बात यह है कि इमरान खान को भी इस बात का अदराक है, इमरान खान भी इस बात का एतराफ़ करते हैं, उनको पता है कि उनकी जान को ख़तरा है और पाकिस्तानी खुफिया इदारे भी उन्हें मतला कर चुके हैं, लेकिन वो हकीकी आज़ादी मार्च करने को अपना अव्वलीन और अहम तरीन मकसद समझते हैं। अभी वज़ीराबाद वाले कातिलाना हमले की FIR का मामला हल नहीं हुआ, लिहाजा इमरान खान और लॉन्ग मार्च के लाखों कारकुनान की सिक्योरिटी हमारी फोर्सेस के लिए भी यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने इस थ्रेट अलर्ट पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि वज़ीर दाखिला का काम सिर्फ हमले की खबरें देना नहीं है, बल्कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्हें सिक्योरिटी फराहम करना भी इनकी ही जिम्मेदारी है। राना सनाउल्लाह को मैं कहना चाहता हूँ कि रोज टीवी पे आके सिर्फ ये कहना कि फलाने को भी खतरा है, फलाने को भी खतरा है, तो आप यहाँ क्या चूरन बेचने के लिए बैठे हुए हैं? आप पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, पाकिस्तान के हर शहरी की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है और इमरान खान की हिफाजत तो और ज्यादा जरूरी है। वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। अगर आपने सिर्फ जो है वो खबरें सुनाने के लिए अगर आपको बिठाना होता हमने, तो हम आपके बजाय रेडियो सुन लिया करें। खान साहब के लॉन्ग मार्च की आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, अभी तक इससे भी पब्लिक नहीं किया गया है। क्या तहरीक इंसाफ वहाँ धरना दे के बैठ जाएंगे या फिर लॉन्ग मार्च को तकरीरों के बाद जलसे को ख़त्म कर दिया जाएगा? वैसे अल्लामा इकबाल पार्क में 40,000 कारकुनों के लिए खैमा बस्ती कायम की जा रही है, वॉशरूम्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा कारकुनान को मज़ीद 2 मकामात की भी तैयारियों के लिए हिदायत की गई हैं। नाज़रीन, इमरान खान यकीनी तौर पर एक बड़ा पावर शो करने की ज़ाहिर मकबूलियत रखते हैं। क्या वो हुकूमत को इतना प्रेशराइज़ करके उनसे अपने अर्ली इलेक्शन का मुतालबा मनवाने पर कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि खान साहब के रिजीम चेंज के बयानियों को उन्होंने खुद ही बदल दिया है। ना बयानिए में अब अमेरिका शामिल है और ना ही हमारी इस्टेब्लिशमेंट शामिल है, जिन्हें कभी लोकल हैंडलर्स भी कहा जाता रहा है। और रजीम चेंज से अमेरिकी साजिश को निकाल दिया जाए और या न्यूट्रल्स के बारे में मान लिया जाए कि वो वाकई न्यूट्रल थे, तो बाकी रजीम चेंज की कार्रवाई मुकम्मल तौर पर जो है वो लॉफुल नहीं हो जाएगी, क्योंकि बाकी तो नंबर गेम हुई जो सारी पार्टियों ने मिलकर की। इसमें तो 2 + 2 4 के अलावा फिर कुछ बचता ही नहीं है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान के बयानिए को जो अवामी एक मकबूलियत अमरीकी साजिश को लेकर मिली और लोकल हैंडलर्स के बयानिए को लेकर मिली, क्या अब भी अवाम में खान साहब का यही जो बयानिया है ये मकबूल है? और अगर खान साहब अपने लॉन्ग मार्च के ज़रिए हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड कर भी लेते हैं, तो अर्ली इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात किन से करेंगे? क्योंकि हुकूमती वज़रा या सियासी क़यादत के साथ तो इमरान खान कोई बात करने को तैयार नहीं है। लॉन्ग मार्च का नतीजा हकीकी आज़ादी की सूरत में निकलेगा या कोई और सूरत हमारे सामने आएगी? मैं बात करूँगी, मुझे तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। क्या सरप्राइज़ देना है? ज़ाहिर है अभी सबको पता चल जाएगा, फिर सरप्राइज़ तो नहीं रहेगा, वो तो कल ही आप लोग बताएंगे। लेकिन अलार्मिंग बात जो है वो ये है कि आज वज़ीर दाखिला ने भी इस बात के लिए अलर्ट कर दिया है कि उनके पास ये ख़बर है, उनके पास इंफॉर्मेशन है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, इस इज्तिमा में कोई हमला हो सकता है। वो अवाम को भी मना कर रहे हैं और वो आप लोगों को भी कह रहे हैं कि इस इज्तिमा को रोक दें, ना करें। अब वज़ीराबाद हमले के बाद आप लोगों को तो और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना चाहिए, जब वज़ीर दाखिला खुद आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग इज्तिमा को इसलिए मुलतवी कर दें कि इमरान खान की जान को ख़तरा है।
तो क्या इसके बावजूद आप लोगों का कल का प्लान एज इट इज चलेगा? देखें, बात यह है कि ये तो मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज का काम होता है सिक्योरिटी फराहम करना। बुनियादी तौर के ऊपर राना सनाउल्लाह तो हमारे जो है वो मुलजिम है, जिनको हमने अपनी FIR में नामजद किया है 3 लोगों के साथ, और ये तो चाहते हैं कि किसी सूरत भी इमरान खान अवाम को मोबिलाइज ही ना करें, और इमरान खान जो है वो आराम से जो है वो घर की 4 दीवारी में बैठ जाएं और वो इनसे पब्लिक का प्रेशर जो है वो कम हो जाए। इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि मैं चाहे मेरी जान चले जाए लेकिन मैं इन चोरों का जो है वो पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी इस इम्पोर्टेड हुकूमत का, जिस इम्पोर्टेड हुकूमत ने 7 माह में मुल्क को जो है वो तबाही के दहाने पे ला के खड़ा कर दिया और खुद NRO लेते जा रहे हैं, वो आज हमें सिक्योरिटी के थ्रेट्स देकर जो है वो चाहते हैं कि हम अपना मार्च जो है वो मुलतवी कर दें। बुनियादी तौर के ऊपर यही वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान की FIR भी नहीं दर्ज होने दी, और जिसमें ये खुद नामजद हो रहे थे। और राना सना ने तो 25 मई में को जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे। किसी बाहर के दुश्मन की तो हमें जरूरत भी नहीं, फारूक साहब, दुश्मन नहीं करता। राना साहब ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि फिर आप लोग वहाँ जहाँ बैठ रहे हैं वो ज़ाहिर है पंजाब के हुकूमत के अंडर ही सब कुछ आता है, तो पंजाब इंतज़ामिया ने फिर सारा कुछ देखना है, फिर आप जाने, पंजाब इंतज़ामिया जाने, और फिर जो जगह आप लोगों ने डिसाइड की है तो फिर उससे तो ज़ाहिर यही होता है कि आप लोग प्रेशराइज किसी और को करना चाहते हैं, मुतालबा किसी और के सामने रखना चाहते हैं, बात किसी और से करना चाहते हैं, मनवाना किसी और से चाहते हैं। नहीं, देखिए, बात यह है कि मैं फिर आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपना एक आईनी मुतालबा सामने रख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंतखाबात हो सकते हैं, इंतखाबात नागुज़ीर हो चुके हैं। 88% पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ये कहती है कि मुल्क सही सिमत की तरफ नहीं जा रहा। आपके 63% पाकिस्तानियों ने कहा नए इंतखाबात होने चाहिए। खुद जो हमारे और ये जो आउटगोइंग आर्मी चीफ हैं, उन्होंने अपनी आखिरी तकरीर में कहा कि मैशियत का बुरा हाल है। जब मैशियत का बुरा हाल हो, मुल्क चल ना पा रहा हो, आपका वजीर आज़म जो है वो 20-20 दिन अपना काम ही ना करे, और आज पहले दिन दफ्तर आए, उसके बाद टर्की के दौरे के ऊपर रवाना हो गए, जो सैर सपाटों के ऊपर फिर रहे हैं, जिन्होंने खुद NRO ले लिया, मुल्क की इनको फिक्र नहीं है। मुझे आप ये बताएं, आप लोग बात करने के लिए तैयार हैं फारूक साहब? देखें, हम इंतखाबात के ऊपर बात करने को तैयार हैं। यही तो बात है, वो कह रहे हैं कि बात करें लेकिन गैर मशरूत तौर पर पहले शर्तें ना लगाएं। हमने ये कहा है, बड़ा वाज़े है हमारा, कि आप इंतखाबात के लिए तैयार हो, आप ये तैयारी करें। आप जब ये कहते हैं कि इंतखाबात नहीं होंगे, इंतखाबात जो है वो अपने मुकर्रर वक्त के तहत होंगे, तो मुल्क का मजीद नुकसान नहीं हम होने दे सकते। अवाम खुद ब खुद सड़कों के ऊपर, इमरान खान साहब ये चाहते हैं, इमरान खान साहब राजी हैं इस हुकूमत से बात करने के लिए, क्योंकि बकौल इमरान खान साहब के इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, तो इनसे बात करने का कोई फायदा भी नहीं है। देखें, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपने कल का हमारा शायद अलामिया जो है वो उसको गौर से नहीं पढ़ा। हम तो आपको ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलनी चाहिए, मुल्क के अंदर जो है वो इंतखाबात होने चाहिए। अवाम की जो राय है, आप गली कूचों में माइक लेके निकल जाएं, आज अवाम क्या कहती है आपको पता चल जाएगा। आज पूरे पाकिस्तान से काफिले रावलपिंडी के लिए रवाना हो चुके हैं। बात तो मैं कर रही हूँ कि ठीक है, आप लोगों का मुतालबा समझ में आ रहा है, आप लोग जो मुतालबा है को गैर आईनी मुतालबा नहीं है। बात ये है कि इमरान खान साहब राजी हैं इस हुकूमत से इन इश्यूज पर बात करने के लिए। नहीं, ये हुकूमत तो देखें, फिर मैं आपको कहूंगा, ये को हुकूमत थोड़ी है, ये तो चूचू का मुरब्बा है, 13 जमातें हैं, किससे बात कर रहे हैं? फिर मुतालबा किससे कर रहे हैं आप फिर मुतालबा किससे कर रहे हैं आप लोग? फारूक साहब, आप सुन लें, आप किससे बात करेंगे? आप क्या बात करना चाहते हैं वो आप किससे बात करेंगे? शहबाज शरीफ से, जो खुद किसी के मुरहोने मिन्नत हैं। आप आसिफ अली जरदारी से बात करेंगे, जो खुद किसी से मुरहोने मिन्नत हैं। ये 13 जमातें जो जुड़ के एक हुकूमत कायम हो गई, जिनको वाज़े मैंडेट नहीं मिला था 2018 में, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इनकी बैसाखी ना बने, आप पाकिस्तान में इंतखाबात होने दें, इंतखाबात की राह आप इनसे बात नहीं करना चाहते, चूचू के मुरब्बे से आप लोग बात नहीं करना चाहते, तो बात आप करना चाहते हैं नई एस्टैब्लिशमेंट से। शाजिया, इनके पास पावर ही नहीं है फैसला साजी। तो फिर मेरी बात का जवाब दे देना, फिर बात घुमाए फिर आए ना, फिर डायरेक्टली वाज़े अल्फाज, तो फिर वाज़े अल्फाज में कह दें
नए आर्मी चीफ आए हैं, जनरल आसिम मुनीर आए हैं, हमने उनके सामने अपना मुतालबा रखना है। पहले एस्टेब्लिशमेंट के सामने आप मुतालबा रखते रहे, आपकी नहीं सुनी गई, शायद ये सुन लें, फिर साफ बात कर लेना। देखें, सुने, पावर किसके पास है वो सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। हम कोई गैर, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि मुल्क में फ्री एंड फेयर, साफ एंड शफाफ इंतखाबात हो जाएं, कोई दखल अंदाजी जो है वो इंतखाबात में ना की जाए और किसी किस्म की इंटरफेरेंस ना हो। ये हमारा बड़ा जायज मुतालबा है। हम कहते हैं आप किसी जमात की हमायत ना करें, आप किसी ये को जनरल बाजवा क्लियर कर चुके हैं, आपने आखिरी अलविदाई खिताब में उन्होंने इस बात को क्लियर कर दी है। देखें, ये तो अमल से पता चलेगा ना, ये तो अमल से पता चलेगा। ये आइंदा की जो सूरत हाल होगी उस सूरत हाल से जो है वो पता चलेगा। लेकिन हम तो मुल्क की बेहतरी के लिए एक अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं ना, तो आप लोग एक अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। अच्छा, तो फिर अच्छा ठीक है, दो दखल अंदाजी ना करें, लेकिन मुज़ाकरात के लिए अपने मुतालबे मनवाने के लिए तो आप लोगों को एस्टेब्लिशमेंट का सहारा चाहिए। वहां आप लोगों को इनकी इंटरफेरेंस मांग रहे हैं। नहीं, इंटरफेरेंस का मामला नहीं है, इंटरफेरेंस का मामला नहीं। आप कभी ये नहीं होता। देखें, हमें सबसे पहले आपको मुल्क की बका जरूरी है। आपका जो इंटरलिंक चीजें हैं, आप इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकती। आपकी मुल्क की जो डिफॉल्ट रिस्क है आलमी सतह पे वो 123% पे पहुंच चुका है। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, मुझे आप ये बताएं। जब आपको ऑफिशियल दुनिया बैंक डिफॉल्टर डिक्लेयर कर देगी, ये इसी शहबाज शरीफ के दौर में हुआ ना, हमारे दौर में 5% था, आज 127% पे पहुंच गया। आज मुल्क की 7 अरब डॉलर पे फॉरेन रिजर्व्स आपके रह गए, एक्सपोर्ट्स आपकी नीचे चल गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई। ये तबाही तो आप ये कह रहे हैं कि सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इदारों को खामोश नहीं रहना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि इदारों को खामोश नहीं रहना चाहिए, नई एस्टैब्लिशमेंट को खामोश नहीं रहना चाहिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अब बड़ा सादा सा मामला है कि जो रियासत है, जो स्टेट है, उसको अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए और अवाम की जो ख्वाहिश है, जो राय है, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं कि अवाम कुछ सोच रही हो, आप कुछ सोच रहे हो, तो आप कैसे नताइज हासिल कर सकते हैं? 7वां में तजर्बा नाकाम हो गया ना, या तो कामयाब हुआ होता। आज आप भी हमें कह रही होती नहीं जी बड़ी मैशियत अच्छी चल रही है, मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है, तमाम चोर अंदर चले गए हैं, रूल ऑफ लॉ आ गया है। यहाँ तो अरशद शरीफ शहीद हो जाते हैं, यहाँ पर जो है वो सहाफियों के कपड़े उतार के बरहना किया जाता है, एक सेनेटर को बरहना किया जाता है, उसके घर की वीडियो निकाल के भेज दी जाती है, इमरान खान पे कातलाना हमला हो जाता है। मेरे सवाल का जवाब दे दें, मेरे सवाल का जवाब दे दें। ये तो बेसिकली आप लोगों का जो कल का इज्तिमा है वो आप लोगों ने पिंडी में भी इसलिए रखा कि इस्टेब्लिशमेंट से आप लोग जो है उनको प्रेशराइज करें, उनको आप बीच में डालना चाहते हैं, उनके सामने मुतालबा रखना चाहते हैं। तो ये बात फिर जरा खुलकर कह दें और मैसेज दे दें। देखें शाजिया, बात क्या है, देखें हमने अपने आज़ादी मार्च का ऐलान किया था। उस आज़ादी मार्च ने रावलपिंडी से पहुंचना था, रावलपिंडी से फिर आगे हमारा फर्दर जो लाहे अमल था वो तय होना था। बीच में इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ जिससे इमरान खान साहब नहीं लीड कर सके आज़ादी मार्च को, लेकिन शाह महमूद कुरैशी, असद उमर ने उसे लीड किया। अब वो रावलपिंडी पहुंच रहा है। खान साहब ने खुद ऐलान किया था मैं रावलपिंडी पहुंचूंगा। इमरान खान साहब रावलपिंडी पहुंच रहे हैं और अवाम की जो ताकत है वो कल हमने नजर आएगी आपको। अवाम की ताकत मुतालबा कर रही है। What next? वो उसका किसी जगह से या किसी खास अवाम की ताकत दिखा देंगे। अवाम की ताकत आप पिछले 6 महीनों से अपने जलसों में दिखा रहे हैं फारूक साहब। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये आप लोगों के ओपोनेंट्स भी मानते हैं कि इमरान खान मकबूलियत की बुलंदियों पर है। What next? यही तो समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत यही है कि जब आप जब अपनी तहरीक को अवाम में लेके जाते हैं, गली गली कूचा कूचा लेके जाते हैं, तो फिर आप लोगों की एक राय बना रहे होते हैं। अब वो राय पूरे पाकिस्तान में बन चुकी है, वो राय हमवार हो चुकी है, हर तरफ से ये आवाज आ रही है। ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान की 7 हलकों से कामयाबी वो बता रही है। कल तक अगर कोई इलेक्शन की डेट का ऐलान होता नहीं है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर है नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग धरना दे रहे हैं। आप लोग धरना दे रहे हैं, कल बैठ रहे हैं वहां पर। शाजिया, बात यह है कि वो हो या ना हो, उनका होना एक बराबर ही होता है, होना ना होना एक बराबर है। शहबाज शरीफ का तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब सिर्फ मामला ये है कि अब सब ने ये देखना है कि अवाम की राय के खिलाफ कोई जाके काम कर सकता है। मुझे नहीं लगता कोई इसका मुतहम्मिल। अब अवाम की राय का एहतराम करना पड़ेगा सबको। और कल पूरा पाकिस्तान आए,
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके रहनुमा फारूक हबीब साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। मज़हर साहब, नए आर्मी चीफ़ की तैनाती का जो एक कॉन्ट्रोवर्शियल मामला बनाने की कोशिश की गई और जिस तरह से प्रोपेगेंडे अफवाहें फैलाई गई और आखिरी मोमेंट तक आ गया कि पता नहीं सदर पाकिस्तान इसको जो है ना इस पर दस्तखत करते हैं नहीं करते हैं, रोकते हैं नहीं रोकते। बहरहाल अच्छे तरीके से वो सब कुछ हो गया और सबसे अच्छी बात ये है कि सब ने उसको वेलकम किया। लेकिन कल से एक बार जो फिर हम देख रहे हैं एक लॉन्ग मार्च की कैफियत, एक जो सियासी बहरान की एक शक्ल कल से हमें फिर नज़र आ रही है। राना साहब ने, वज़ीर दाखिला ने इंडिकेट किया है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, लोगों की जान को ख़तरा है। तो एक मसले से निकल कर दूसरे मसले में जाना, क्या लॉन्ग मार्च के अलावा कोई हल है इन तमाम मसाइल का? शुक्रिया शादिया जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आर्मी चीफ का मसला जो है वो खुशसलूबी से हो गया और अच्छी बात है कि सीनियरिटी के लिहाज से फ़ैसला हुआ। दो बहुत बेहतरीन फ़ौज के अफसरान जो हैं वो तैनात हुए और उम्मीद है कि फ़ौज अपना एक प्रोफेशनल जो किरदार है वही अदा करती रहेगी। और प्रोफेशनल किरदार से मुराद यही है कि वो जितना हो सके अपने आप को सियासत से दूर रखें। और ज़ाहिर है बहुत ही प्रोफेशनल सोल्जर्स रहे हैं, उनका पूरा प्रोफाइल अगर आप देख लें उस पर नज़र आता है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी एक प्रोफेशन में सर्व की और विद ऑनर सर्व की है। जो अपना आर्मी चीफ हैं डेजिग्नेट, वो तो सॉर्ट ऑफ ऑनर भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि उस लिहाज से वो फ्रंट तो तकरीबन क्लोज़ हो गया। अब दूसरा फ्रंट है पॉलिटिशियंस वर्सेस पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट वर्सेस ऑपोजिशन, ऑपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट। अब मसला ये है कि इमरान खान, जाहिर है इमरान खान अगर ये वो हुआ है तो इमरान खान का जो मेजर डिमांड है वो तो अपनी जगह कायम है कि जी इलेक्शन कराए जाएं और वो उनका अपना दबाव वो बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। और कल इसलिए भी उन्होंने मेरा ख्याल है कल का रखा है, वो तो वैसे तो पहले ही शेड्यूल था, लेकिन जो कल जो भी तकर्रियाँ हुई हैं उस लिहाज से जो है वो उनके जो वर्कर्स, उनके अंदर जो कुछ बदगुमानियाँ थीं उस हवाले से, उन्हें ऐसा इमरान खान को गालिबन ऐसा फील हुआ कि उन्होंने अपने वर्कर्स को दोबारा चार्ज करना है और वो जो है। लेकिन अभी भी बहुत से तज्ज़ियाकार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो भी एक्सपेक्ट कर रही है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो मुआशी सूरत हाल है, जो लोगों की एक डिमांड है, जो आवाम चाहती है कि अब तमाम मसाइल का हल फौरी अर्ली इलेक्शंस हैं, इस पर जो हमारे नए आर्मी चीफ हैं, नए इस्टेब्लिशमेंट है, उनको इंटरवीन करना चाहिए और दोनों फ्री कैन को बिठाकर मामले का हल निकालना चाहिए। बिल्कुल नहीं बिठाना चाहिए। आर्मी का ये काम नहीं है और ना ये काम होना चाहिए आर्मी का। ये मतलब अगर पॉलिटिशियंस कोई जो है वो इस तरह मासूम है, सबने 30-40 साल जो है वो पॉलिटिक्स को दिए हैं, क्यों बैठाएं आर्मी? आप खुद क्यों नहीं बैठते? आप बैठे मसले को सॉर्ट आउट करें। आप क्यों नहीं करते? आप क्यों अना के मसले मसाइल बनाए हुए हैं? तो अगर आप नहीं बैठते तो फौज क्यों बैठाए? ये तो कोई भी बात नहीं होती, ये तरीक़ा कार ही गलत है और बिल्कुल नहीं फौज को इन्वॉल्व होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मौशी हालात पर भी उनको बात नहीं करनी चाहिए? मुल्की हालात जो चल रहे हैं उनको बिल्कुल खामोश अपनी तरफ अपने इदारे को देखना चाहिए, सरहदों को देखना चाहिए, सियासी मामला जो भी हैं सियासतदान जाने, उनका काम जाने। एक मिनट, यही हमारी सबसे बुनियादी गलती है। मतलब आप नहीं देख सकते मुल्क की हालात को क्या? तो फिर आप ये पॉलिटिशियन पार्लियामेंट को क्लोज करें, बंद करें इन सारी चीज़ों को। तो ये क्यों नहीं कर सकते? इनको करना चाहिए, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ना गवर्नमेंट की तरफ से जिम्मेदारी का मुजाहरा हो रहा है, ना पीटीआई की तरफ से जिम्मेदारी का मुजाहरा हो रहा है। मतलब वो जो है वो मुसलसल, भाई आप पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट में जाके इनको वोटेड आउट करें। वो तरीका क्यों नहीं अडॉप्ट करती पीटीआई? इसी तरीके से गवर्नमेंट, खुदा के लिए आप मतलब राना सनाउल्लाह जो है या तो इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पे बिहेव करें या पीएमएलएन के लीडर के तौर पे बिहेव करें।
जो जबान इस्तेमाल करते रहे, आज उनकी जबान में थोड़ी सी सॉफ्टनेस थी, वरना क्या जबान इस्तेमाल करते रहे राना सनाउल्लाह? इंटीरियर मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कौन सी जबान इस्तेमाल करते रहे? बिल्कुल। तो मसला यह है कि अगर पॉलिटिशियन जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करें तो आर्मी क्यों ला के बैठा? अच्छा, आर्मी ने बैठा दिया, फिर क्या होगा? फिर लड़ लेंगे, फिर आर्मी आ जाए। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन अब मसला ये है ना कि हुकूमत कहते हैं कि हम बात कर लें, लेकिन ये जो आप लोगों ने शर्तें लगाई हुई ना, गैर मशरूत तौर पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। अब तहरीक इंसाफ का मसला ये है, वो कह रहे हैं हम अर्ली इलेक्शन पर बात करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इनके पास तो पावर ही नहीं है, ये चूचू का मुरब्बा, हम इनसे बात क्या करें? मसला ये है, तो फिर बात हल कैसे होगी? शाजिया, ये जबानी जमा खर्च हमेशा से चलता है। हाँ, एक तहरीरी इन्विटेशन दिया है पीटीआई ने गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने पीटीआई को, और पीटीआई भी फवाद चौधरी साहब, वैसे तो उनसे बात करो, नहीं सियासतदानों को खुद बैठ के बात करना चाहिए, बिहेवियर तो करें आप उस तरह का। हाँ। जब आप गवर्नमेंट को चूचू का मुरब्बा कहेंगे और फिर कहेंगे पॉलिटिशियंस बैठ के मसले को हल करें, तो ये कैसे होगा? तो अपनी ज़बानों पे तो कंट्रोल करें, अपनी ज़बानों पे तो कम से कम पढ़े लिखे लोग हैं, इतना तो ख्याल करें कि कौन सी ज़बान आप लोगों को दे रहे हैं, कौन सा अपने यंगस्टर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं आप इस तरह की ज़बान इस्तेमाल तो कल का जो धरना एहतजाज है, इज्तिमा है, जो मैसेज है, ये खान साहब जहाँ पर दे रहे हैं, जिस जगह पर दे रहे हैं, ये नए आर्मी चीफ को है, ये नई इस्टेब्लिशमेंट को है? वो आएंगे, वो अपना पूरा एक कहानी सुनाएंगे, वो सारी बातें करेंगे, बहुत सी बातें अक्सर उनकी जलसों में वो अपनी बातें वही रिपीट करते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे लगता नहीं कि वो धरने को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो अभी भी मुकम्मल तौर पे सेहतियाब नहीं है। अभी मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें भी उनकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि अभी भी वो खड़े नहीं हो सकते। तो लिहाजा इतना ट्रैवल करके, और मेरा ख्याल है पीटीआई उनके साथ ज्यादती कर रही है, और इमरान खान खुद भी अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। यानी आप जहां इतनी वीडियो आपने जलसे किए, एक और कर लें, जब तक आप मुकम्मल तौर पे सेहतियाब ना हो। देखिए, इससे थोड़ी सी हटके मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। आपने एक अनफिट प्लेयर को पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में खिलाया, उसका नतीजा क्या निकला? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या वो फाइनल हार गए? आपका मेन स्टार्ट, उसकी वजह हो सकता है कोई ज्यादा फिट बॉलर अगर होता तो हो सकता है ज्यादा इफेक्टिव होता। लेकिन जो इनके प्लान्स हैं, टेंट सिटी लग रहा है, जिस तरह वो कह रहे हैं कि हम उस टाइम फैसला करेंगे कि यहाँ पे रुकना है, जाना है, धरना देना है, तकरीर करके वापस जाना है, ये कोई आपको नहीं लगा कोई लंबा प्लान है इनका, पीटीआई का? देखिए, कह नहीं सकता, क्योंकि डिपेंड करता है कि कितना बड़ा शो होता है। असल चीज ये है कि जो है जितना आपको वैसे इंतजार है सरप्राइज का? देखिए, वो क्या कर सकते हैं, वो कर ये सकते हैं कि अगर बहुत बड़ा क्राउड आ जाएगा तो वो इस्लामाबाद को जो है वो कॉर्डन कर लेंगे। उसका नतीजा क्या होगा? अगर गवर्नमेंट जो है एडमेंट है कि उन्होंने कुछ नहीं करना इसका, और खुदा ना खास्ता शादिया, खुदा ना खास्ता अगर कोई मिसहैप हो गया, अगर कोई इस तरह की वारदात हो गई, तो आपको पता है उसके नताइज क्या होंगे? उसके नताइज, पहला नतीजा क्या होगा कि जो आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पहला टेस्ट मैच पिंडी में खेलने आ रही है। बिल्कुल। तो उसके इन चीज़ों को, और अभी भी ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने जाके इमरान खान से मिले हैं, मुलाकात की। बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल है ये वो सेंसिटिविटीज़ हैं जिनको सोचने की ज़रूरत है, इमरान खान को भी सोचने की ज़रूरत है। लिहाजा बेहतर ये होगा, और वो चूँकि ख़ुद क्रिकेट के हमारे हीरो रहे हैं, तो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट अगर उनकी वजह से ख़त्म हो जाती है दोबारा, तो ये जिम्मेदारी उन पर कितनी आएगी। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल में इमरान खान अपना कल स्ट्रॉन्ग शो ऑफ स्ट्रेंथ करें, सही के बाद उसे पोस्टपोन करके, इसी तरह वो तहरीक नहीं खत्म होगी उनकी, लेकिन तहरीक टैक्टिस बदलती रहती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मस्सा मेरे साथ है। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, कल पिंडी में एक बहुत बड़ा इज्तिमा करने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च है, काफ़िले निकल चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब राना सनाउल्लाह साहब ने आज ये इंकशाफ किया कि उन्हें एजेंसियों ने बताया है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, कोई हमला हो सकता है, इसको कितना सीरियस लेना चाहिए? स्पेशली खान साहब पर वज़ीराबाद हमले की एपिसोड के बाद इमरान खान तहरीक इंसाफ टलने वाले नहीं हैं, ना वो टल रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा जो मुतालबा है हम वो लेकर जाएंगे। जो राना साहब हैं वो उनका काम सिर्फ खबरें देना नहीं है, उनका काम हमें सिक्योरिटी देना है। तो जो राना साहब की बात को कितना वेटेज देना चाहिए इस वक्त? जी, पहली बात तो यही है कि मैं भी यही कहूँगा कि राना साहब को बहुत अच्छा है कि उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन उन्हीं इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस्तेमाल करके वो तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी पार्टी का लीडर है और ये भी पता है कि अगर खुदा न खास्ता उसको कुछ हुआ तो बहुत बड़ा एक तूफान आएगा पाकिस्तान में, जिसके कि हम इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो ये बात दुरुस्त है इमरान खान की कि उनका काम सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, उसके मुताबिक अमल करना भी है। और अगर कोई ये कहा जाए कि जी बिल्कुल हम हैंड्स अप है, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे और बस आपके ऊपर हमला होना ही होना है, तो ये तो कोई बात ना हुई ना। फिर आप किस बात के इंटीरियर मिनिस्टर हैं और किस बात के आपके पास सारी एजेंसीज हैं, आपके पास पुलिस है, आपके पास रेंजर्स हैं, तो ये बात तो उनको थोड़ा सा ध्यान करनी चाहिए। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस किस्म की सूरत हाल इस वक्त मुल्क में है, शुक्र है कि एक चीज़ का हल हुआ है, लेकिन वो सिर्फ 10 to 15% टेंशन थी। 85% टेंशन तो हमें इकोनॉमी की है। बिल्कुल। और इकोनॉमी की इंस्टेबिलिटी जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से है। अंधों को भी नजर आ रहा है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमी आपकी लाइन पर नहीं चढ़ेगी। आपने देख लिया कि सबसे बड़े गुरु जो हैं इकोनॉमिक्स के, फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब, वो किस तरीके से हाथ पांव मार रहे हैं और डॉलर टच से मस नहीं हो रहा और कोई आपका या इन्वेस्टर नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो ये तो अगर पाकिस्तान को बचाना है और आपको अपने पर्सनल एजेंडे आगे नहीं बढ़ाने हैं, तो मैं दोनों तरफ को कहूंगा कि पाकिस्तान की खातिर मिलके बैठ के कोई दरमियानी रास्ता तलाश करें। अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी आप फरवरी में इंतखाबात कराएं, ये कहते नहीं हम अगस्त में कराएंगे, तो भाई कहीं अप्रैल मई में करा लो। और इसमें अगर सारी लेकिन एक और प्रॉब्लम है ना, तहरीक इंसाफ समझती है कि इनसे बात करने का फ़ायदा भी कोई नहीं है, इनके पास इख्तियारात नहीं है, ये चूचू का मुरब्बा है, ये कौन सा अवामी मैंडेट से आए हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, अब वाज़ेह अल्फाज में तो नहीं कह रहे, तो जाहिर है वो कोई अब हिंदुस्तान से, अफगानिस्तान से या कोई अमेरिका से तो नहीं मुतालबा उनके सामने रख रहे हैं, वो तो फिर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से उनका मुतालबा है, इस हुकूमत से बात करना नहीं चाहते हैं। तो आपको लगता है कि मौजूदा सारी सूरत हाल को देखते हुए, जब हमारी मईशत का बहुत बुरा हाल है, जब एक सियासी हिजानी कैफियत है जिसको कल एक इमरान खान साहब आगे लेकर बढ़ रहे हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, नई इस्टेब्लिशमेंट को, नए आर्मी चीफ को अपना रोल प्ले करना चाहिए, चुप करके ये सब कुछ देखते नहीं रहना चाहिए, ये कह के कि हम न्यूट्रल हैं? जी, मेरा ख्याल है कि पहले तो ये है कि आप मुझे ये बताइए कि अगर मुल्क को बचाने के लिए पीडीएम की तरफ से ये बयान आ जाए कि आए हम इंतखाबात की तारीख पर बात करते हैं, जरूर आ जाएगी पीटीएम। ये जो मैंने जुमला कहा है, ये कोई बहुत मुसीबत है। हाँ। आए हम इंतखाबात की तारीख पर बात करते हैं, ठीक है। दिस वन सेंटेंस विल डिफ्यूज द एंटायर सिचुएशन। वो कोई ये नहीं कह रहे कि जी हमें आप तारीख दें, मार्च की तारीख दें या फरवरी की तारीख दें। ये तो बयानिया पीडीएम की तरफ से आ रहा है ना कि जी वो तारीख मांग रहा है। बिल्कुल तारीख नहीं मांग रहा, वो ये कह रहा है कि इंतखाबात के बारे में बात करनी तो मैं आता हूँ, या कम से कम मैं अपना वक्त भेजता हूँ। नहीं, तो अगर आपको अर्ली इलेक्शन की तारीख ही मांग रहे हैं, अभी अर्ली इलेक्शन के लिए बातचीत नहीं। मेरे भी कान खुले हैं, आप भी सुनती होंगी। एक मुझे उनका बता दें जिसमें वो ये कहें कि मुझे अर्ली इलेक्शन की तारीख चाहिए। वो कह रहे हैं अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अर्ली इलेक्शन के बारे में बात करने को हम तैयार हैं। अर्ली इलेक्शन के बारे में अगर कोई बात करते हैं तो हम बात करने को तैयार हैं। ये तो खैर छोड़ दें, अलग बात है। दूसरी बात, ये जो आप बात कर रही है एस्टेब्लिशमेंट की, देखिए जो मैंने बात कही है कि हमारे 3 हमें बड़े प्रॉब्लम इस वक्त दरपेश है। एक है सिक्योरिटी का, जिसमें आपको पता है हिंदुस्तान किस किस्म की बातें कर रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्या कह रही है, और अफगानिस्तान के हालात आपको मालूम है, इंटरनल बलोचिस्तान वगैरह के मसले आपके सामने हैं। दूसरा मसला है, पहला बड़ा मसला है इकॉनमी का। अच्छी इकॉनमी के बगैर ये ना फौज आप मेंटेन कर सकेंगे, ना ये एयरफोर्स मेंटेन कर सकेंगे, ना नेवी मेंटेन कर सकेंगे, और बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका डिटरेंस वगैरह। ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है और दुश्मनों को इस बात का पता है।
तीसरी चीज है इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर सबको नजर आ रहा हो कि इकॉनमी जा रही है, सबको नजर आ रहा हो कि सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, सबको नजर आ रहा हो कि पाकिस्तान का वजूद खतरे में है, तो ये इन लोगों के पॉलिटिकल मामलात के इंतजार करते रहेंगे? ये मेरा तजिया गलत हो सकता है। लेकिन फिर सियासतदानों को तो अपनी इस्लाह करनी होगी ना, फिर कल को ताने ना देना कि एस्टेब्लिशमेंट सियासी मामलात फौरी तौर पे करनी होगी, फौरी तौर पे करनी होगी। ये कहना ठीक है एस्टेब्लिशमेंट का कि जी हम इसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे, और बड़ी अच्छी बात है, और मेरे ख्याल वो शुरू में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, चूंकि क्लीन स्लेट के साथ आए हैं जनरल आसिम, वो पहले सिर्फ ये कोशिश करेंगे कि दोनों लोग बैठ के, दोनों धड़े बैठ के किसी जगह पर पहुंच जाएं। लेकिन अगर उनको ये लगा कि इनको तो परवाह ही नहीं है अपने मुल्क की, और ये तो ना इकॉनमी की फिक्र है ना सिक्योरिटी की फिक्र है, इनको तो अपनी अपनी कुर्सियों की फिक्र है, तो फिर वो क्या कहेंगे? अवाम भी पूछेगी फिर फौज से कि जी आपको हमने पाला पोसा है, आपके पास इतनी ताकत है, तो आप तमाशा देखने के लिए। हाँ। मेरा नहीं ख्याल, तो ये मेरा तजरिया में गलत हो सकता है। नहीं, तो फिर इसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट को आगे बढ़कर दोनों फ्रीकैन को बिठाना चाहिए और बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए। ये वो वक्त है जब इस एस्टैब्लिशमेंट को इंटरफेयर करके मामलात को सुलझाना चाहिए। जी, मेरा अपना ख्याल ये कि पहले चीफ की ये चूंकि इस तरीके का स्टेटस क्लीन स्लेट नहीं थी, उनकी कुछ लोगों का ख्याल था कि उनकी लीनिंग्स है या कोई ऐसी बात है, ये चूंकि अभी टेक ओवर करेंगे, इनका कोई लीनिंग नहीं है, तमाम लोगों ने इनको कबूल किया है, तो इस कबूलियत का उनके ऊपर एक जिम्मेदारी भी आती है। हाँ। और वो जिम्मेदारी पाकिस्तान से रिलेटेड है, और उसका ताल्लुक इंटरफेरेंस से नहीं है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान के इंटरेस्ट से है, पाकिस्तान के दिफा से है, पाकिस्तान की इकॉनमी से है, और उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि वो अगर वो पीछे हट के बैठे रहेंगे, तो मैं तो नहीं समझूंगा कि वो कोई अच्छा तरीका है। वो प्रेसिडेंट के साथ मिलकर, चीफ जस्टिस के साथ मिलकर एक ट्रायो बनाए, आर्मी चीफ, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और इन दोनों को कहें कि अकल के नाखून पकड़ो, आप पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, खुदा न खास्ता। वेरी ट्रू, बहुत बहुत शुक्रिया। दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा सेनेटर फैसल वावडा की ताहयात नाअहली सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दी है। फैसल वावडा ने दोहरी शहरियत के हवाले से अदालत में अपनी गलती तस्लीम की और अपनी गलती तस्लीम करते हुए सेनेटरशिप से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। गुज़श्ता रोज़ फैसल वावडा नाअहली केस की समाअत के दौरान अदालत ने उन्हें 2 ऑप्शंस दिए थे कि अपनी गलती तस्लीम करें और 63(1)(c) के तहत नाअहल हो जाएं, या बसूरत दीगर अदालत 62(1)(f) के तहत नाअहली केस में पेशरफ्त करेगी। आज फैसल वावडा ने इनमें ऑप्शंस में से जो दिए गए थे, इसमें से माफ़ी वाले ऑप्शन को कबूल करते हुए अमरीकी शहरियत से मुतालिक झूठा बयान हल्फी जमा करवाने पर उन्होंने माफ़ी मांग ली, जिस पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए उन्हें 5 साल की मुद्दत के लिए नाअहल करार दिया। नाज़रीन, फैसल वावडा पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने 2018 के इंतखाबात में कराची से इलेक्शन लड़ते हुए अपनी दोहरी शहरियत को छुपाया था। इल्ज़ाम साबित हो जाने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहली की कार्रवाई करते हुए आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत उन्हें ताहयात नाअहल करार दे दिया था, जिसके बाद उनकी असम्बली की रुकनियत भी ख़त्म हो गई थी। फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली ख़त्म करने की दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सज़ा महज 5 साल तक करके सुना दी। मगर सवाल ये है कि फैसल वावडा की ये सज़ा आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सुनाई गई थी। इसी आर्टिकल के तहत साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और PTI के मुनरिफ जहांगीर तरीन ताहयात इलेक्शन लड़ने से नाअहल हो चुके हैं। तो सवाल ये है कि अगर ये अफराद भी अपनी अपनी गलती को तस्लीम करें, मान लें कि उन्होंने भी झूठ बोला और अदालत के रूबरू माफ़ी मांगते हुए गलती को तस्लीम कर लें, तो क्या उनकी ताहयात नाअहली भी ख़त्म हो सकती है? ये सवालात अब उठ रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मुझे माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका। राजा साहब, अदालत ने फैसल वावडा की जो ताहयात नाअहली थी इसको ख़त्म किया, इसको 5 साल पर कर दिया। उन्हें ये ऑप्शन दिए कि या तो आप इसको अपनी गलती को तस्लीम करें, माफ़ी मांगे, या ताहयात ये बरकरार रहे और या 5 साल की हो जाए। तो अब सवाल ये है कि जो जहांगीर तरीन को सज़ा हुई, जो नवाज शरीफ को सज़ा हुई, क्या उन पर भी ये चीज़ अप्लाई हो सकती है राजा साहब? देखिए शाजिया, ये नवाज शरीफ का केस और जहांगीर तरीन का और फैसल वावडा का जो केस है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है।
मुख्तलिफ इस तरह से है कि फैसल वावड़ा को सजा दे दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 62(1)(f में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना था कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो सा है वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ है या नहीं, क्या वो 62(1)(f के तहत किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं फॉर लाइफ टाइम या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी भी तरह से किसी शख्स को 62(1)(f के तहत नाअहल नहीं कर सकती। अब जब ये चीज पे आ गए तो उन्होंने कहा कि जो इनका एफिडेविट था वो तो इन्होंने गलत बयानी काम की, ये तो साबित हो गया। अगर वो गलत बयानी है तो फिर वो गलत बयानी को उन्होंने आर्टिकल 63 जो है 1C के तहत कहा कि आप इस पर्टिकुलर टेनोर के लिए, जैसे कि इमरान खान साहब का इलेक्शन कमीशन ने किया था, इसके लिए आपको हम डिसीट करते हैं, इसके लिए नाअहल करते हैं। सजा तो उन्हें झूठ बोलने पे हुई थी ना, जो झूठ एसिड छुपाए जहांगीर तरीन ने, जो झूठ बोला नवाज शरीफ ने कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तो ये तो सब फिर एक ज़मरे में नहीं आता क्या? बिल्कुल एक जुमरे में एक तरह की से जरूर आता है, लेकिन अब इसमें जो कानूनी मसला ये हो गया है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई कर चुकी है, उनको ये कह चुकी है कि ये 62(1)(f के तहत सादिक और अमीन नहीं है, और ये सुप्रीम कोर्ट ही एक फैसला दे चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब 2 फैसले दे दिए। एक जगह झूठ बोलने पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आपको इस हम पर्टिकुलर मुद्दत के लिए डिस्क्वालीफाई करते हैं, उधर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है। और उसके बाद एक हबीब वाला केस था जिसमें एक 5 रुकनी जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था वो ये डिक्लेयर कर चुका है कि ये जो हयात नाअहली का जो कॉन्सेप्ट है ये आइन में क्लियर नहीं है, तो जब तक कानून साजी नहीं होती तो ये हयात ही रहेगी। अब या तो यही तो मेरा सवाल है राजा साहब, इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन तो हो गई ना। कल को नवाज शरीफ भी अपना मामला लेकर चले जाएं, फैसल वाडा की मिसाल लेकर चले जाएं, जहांगीर तरीन भी जाएं और कहें कि ये भी झूठ था, हमें भी इस मामले पर सजा हुई, तो फर्क पड़ेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को बदल सकती है? बिल्कुल, अगर तो एक लार्जर बेंच बन जाता है 7 रुकनी या इससे लार्जर बेंच, और वहां पे ये बात की जाए कि जनाब एक ही चीज पे 2 मुख्तलिफ फैसले आ चुके हैं। एक जगह सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप 62(1)(f के तहत नाअहल है, एक जगह सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि नहीं आप 63(1)(c के तहत नाअहल है। तो ये पॉइंट अगर उठाया जाए तो सुप्रीम कोर्ट पे इसमें बहस हो सकती है कि ये जनाब इनकी जो नाअहली है उस पॉइंट पे एक नया व्यू। लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो ट्रांजैक्शन है वो रिव्यू भी अपना उनका खारिज हो चुका है, वो क्लोज एंड फाइनल ट्रांजैक्शन है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ही इसको ओपन करे कि जनाब नहीं, उनकी चूंकि सब कुछ खत्म हो चुका है, फिर से उनको एक मोहलत दी जाए या आने वालों के लिए ये नाअहली नहीं होगी। तो दिस इज अ क्वेश्चन which would be raised before the Supreme Court. Otherwise इतना सिंपल नहीं है कि लेकिन आपको नहीं लगता कि पार्लियामेंट को भी आइन के आर्टिकल 62 और 63 को लेकर और इसकी जो सजा का एक तयन है इस पर कानून साजी कर लेनी चाहिए ताकि वंस फॉर ऑल एक सेटलमेंट हो जाए, इस हवाले से सबके लिए बराबर का एक कानून बन जाए? बड़ा सिंपल है। इवन अगर ये इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर लेते हैं और कहते हैं कि अगर किसी शख्स को आर्टिकल 62(1)(f के तहत नाअहल किया गया है तो उसकी मुद्दत 5 साल होगी या 10 साल, जो भी असेंबली तय करती है। तो ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये लेजिस्लेशन कीजिए, ये पार्लियामेंट का काम है, आप इसको क्लियर कर दें। और ये अनफॉर्चुनेटली वो चीजें हैं कि जो पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी कानून साजी, अब मजबूरन अदालतों में आ रही है। अदरवाइज ये पार्लियामेंट इसको बड़े क्लियरली सेटल कर सकती है। तो मतलब इन सिंपल वर्ड्स के अब नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए भी जो माफी वाला ऑप्शन है ना, अपनी गलती को एडमिट करने का, ये अब काबिल कबूल हो सकता है? देयर इज ऑप्शन? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये इनका अभी केस चल रहा था और दौरान केस ये तमाम चीजें हुई। उनका केस खत्म हो गया सुप्रीम कोर्ट में, फिर उन्होंने रिव्यू लगाया, वो भी ऑप्शन खत्म हो गई।
तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली किसी कानून के तहत चलती है कि जब किसी को कोई राइट है अपील का या नहीं, लेकिन जब आप तमाम रेमेडीज एग्जॉस्ट कर लें तो ये एक नया टेक्निकल इशू होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट यही कहेगी कि आप जाइए पार्लियामेंट में इसको हल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास, एक प्रोसिक्यूटर नैब माहिर कानून मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।